ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हार्ट पंप करता है। ये देखा गया है कि 30% लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो इस तरह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंसिव, स्टेज 1, स्टेज 2, इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। हेल्दी एडल्ट को मुझे ऐसा लगता है कि 40 के बाद ब्लड प्रेशर रेगुलरली 3 से 4 महीने में एक बार चेक करना चाहिए। फीमेल्स यूजली प्रोटेक्टेड होती हैं। सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विंटर्स का मोस्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग को मिड डे में नहीं रोक सकता है कि ब्लड प्रेशर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपूर हूँ और मैं आज से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ एक अवेयरनेस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इशू के बारे में जो काफी लोगों को चुपके से प्रभावित करता है, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। इस मामले पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सीरियस स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय कुमार पांडे। स्वागत करते हैं डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी का, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और 15 साल से अधिक का एक्सपीरियंस रखते हैं कार्डियोलॉजी में। हेलो सर। डॉक्टर पांडे, सबसे पहले ये बताएं हाइपरटेंशन क्या होता है और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर में ब्लड होता है, वो एक आर्टरी में दौड़ता है। आर्टरी से ट्यूब की तरफ होती है, तो ब्लड उस ट्यूब की दीवारों पे जो फोर्स लगाती है उसको ब्लड प्रेशर देते हैं। ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हार्ट पंप करता है तो बीपी होता है, जो प्रेशर डेवलप होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जिस समय हार्ट रिलैक्स करता है उस समय जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अगर हम देखें कि हमारे ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल रेंज होता है, ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 के नीचे होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के नीचे होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता, खासतौर से अगर 130 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर इनसे ज्यादा होता है तो हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। यूजली बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ सिम्टम्स होते, लेकिन ये देखा गया है कि 30% लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है या नहीं। उनको तब ये पता चलता है जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं या किसी और बीमारी के लिए गए और डॉक्टर ने चेक किया और वो अचानक से पकड़ में आया। लेकिन अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है और उनका बीपी बढ़ा है तो लॉन्ग टर्म में ये उनकी किडनी पे डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, आंखों की प्रॉब्लम करता है, हार्ट को प्रॉब्लम करता है और इस तरह से उनके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते। इसलिए क्योंकि उन्हें पता है नहीं और जब अचानक से कॉम्प्लिकेशन होता है या उनकी जान भी जा सकती है, तो इसे फिर सारी तरह कर बिल्कुल नहीं पता क्या क्या। थैंक यू डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय, चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन की अलग अलग स्टेजेस क्या? यूजली जो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज होता, एक सिंगल सिंगल डिजिट ब्लड प्रेशर नहीं कह सकते। और ब्लड प्रेशर उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हैं। जैसे कि आप अगर चुपचाप से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं या सो रहे हैं तो आपका फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। मगर आप किसी स्ट्रेस में हैं या आपने कोई स्टिमुलेट किया हो, जैसे कॉफी, चाय या स्मोकिंग किया हो, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। अगर आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई आएगा। तो जो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो रेस्टिक कंडीशन का ब्लड प्रेशर को हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल या अबनॉर्मल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 के नीचे होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 के नीचे होता तो हम इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर 120 टू 129 का ब्लड प्रेशर है या 80 टू 85 का है तो हम इसे प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यार ये समझे कि इनको ब्लड प्रेशर डेवलप होने का, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने का रिस्क क्या रहा, 130 टू 140, 85 टू 90 डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। अगर ऐसा होता है तो इनको हम स्टेज 1 ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 होता है और डायस्टोलिक मोर देन 90 होता है तो हम इसे स्टेज 2 ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, इनका ब्लड प्रेशर 180 190 होगा, इन्हें हम बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इतना हाई ब्लड प्रेशर जिसमें इमरजेंसी होती है, उन्हें सिम्टम्स भी होते हैं, हार्ट सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग मतलब ब्रेन में भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें ट्रीट करना काफी इमरजेंसी होगा। तो इस तरह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंसिव, स्टेज 1, स्टेज 2 इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। थैंक डॉक्टर विनय। चलिए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। मैं जानना चाहते हूँ किन लोगों
और किस एज ग्रुप के लोगों को हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा असर? यूजली जैसे कि किसी को जेनेटिक हो, पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर हो, मदर फादर या सिस्टर ब्रदर का फैमिली हिस्ट्री होती है, या उनमें कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि ओबेसिटी या ओवरवेट होना, ये एक हाइपरटेंशन का रिस्क फैक्टर है। साथ में डायबिटीज होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, थायराइड या की प्रॉब्लम होना, हाई कॉर्टिसोल लेवल होना, स्मोकी करना, अल्कोहल लेना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कॉन्स्टेंट एंजाइटी और भी क्रोनिक इलनेस जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सारे कुछ इस फैक्टर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई है। अडल्ट में मोस्टली अदर हेल्दी अडल्ट को मुझे ऐसा लगता है कि 40 के बाद ब्लड प्रेशर रेगुलरली 3 से 4 महीने में एक बार चेक करना चाहिए। फीमेल्स यूजली प्रोटेक्टेड होती हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये ऊपर ये प्रोटेक्टिव होते हैं। इनफैक्ट फीमेल्स में यूजली वो हाइपोटेंसिव होती है, ब्लड प्रेशर उनका बॉर्डर लाइन होता है, अगर वो यंग होती है, दीदी होती हैं, अराउंड 90 का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक। क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं, जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस कम हो जाते हैं मेनोपॉज के बाद, उनके ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो। तो अगर हम देखें 70 के बाद इंसिडेंस जो है मेल और फीमेल में इक्वल हो गए, लेकिन अगर 50-60 देखें, बेस होना एक रिस्क फैक्टर। इसके अलावा जो ही एक उम्र बढ़ना एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारी जो आर्टरीज होती है जिसमें ब्लड चल रहा होता है वो स्टिक हो जाता है। वो पहले जो जब में इलास्टिक होती है ब्लड प्रेशर उतना नहीं आता, लेकिन जब एक बार एज होने के बाद वो स्टिफ हो जाती है तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर पांडे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हो ब्लड प्रेशर के, कोई दिक्कत ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट? बेस्ट तरीका तो ये है कि आप रेगुलर चेकअप कराएं। रेगुलर चेकअप में सिर्फ आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन जैसे डिजिटल BMI आता है, अब वर्ल्ड वाइड काफी इजीली अवेलेबल है, और आज के टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ही इजी है, टॉप में अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं जो अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आज के टाइम पे हर घर में मोबाइल है, तो उसी हिसाब से हर घर में BP चेक करने की मशीन होनी चाहिए और शुगर चेक करने का मशीन होना चाहिए। तो अगर आप जब भी आपको ब्लड प्रेशर चेक करना हो, उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताए थे। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक होना है तो पहले आपको आके चुपचाप से रूम में बैठिए, सोफे पे या चेयर पे बैठे, आपका बैक जो है वो सपोर्ट होना चाहिए, आपको क्रॉस लेग नहीं बैठना है, आपके दोनों पैर फ्लोर को टच करने चाहिए। आपने 15-20 मिनट पहले तक ना स्मोकिंग की हो, ना हेलीकॉप्टर लिया हो, ना चाय पिया हो, ना कॉफी पिया हो। और अगर आपको लगता है किसी स्ट्रेस में है या मेंटल स्ट्रेस है, गुस्से में है या डरे हुए है या एंजाइटी है, तो गलत आ सकता है। और जब भी ब्लड प्रेशर चेक करें, डिजिटल जो अपैरेटस अवेलेबल है, तो हमेशा 2 बार चेक करें और दोनों का इंटरवल 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। और इन दोनों ही रीडिंग की आप एवरेज लें, सिस्टोलिक वाले का एवरेज लें और डायस्टोलिक वाले का एवरेज लें, तो वो आपका एक ब्लड प्रेशर होगा, वो आप नोट कर सकते हैं, उसको आप रेफरेंस के लिए दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टोटली डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप 3 बार रीडिंग लें और जो सबसे 2 क्लोजेस्ट हैं उनका एवरेज ले और उसको आप अपना ब्लड प्रेशर माप। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम आप में कोई दौड़ते नहीं आए हो या स्ट्रेस में नहीं हो, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे वो ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल आ रहा है। तो आज के टाइम पे होम मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर चेक करने का, क्योंकि उससे हमें पता होता है कि तो आपकी ब्लड प्रेशर है कि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं, उसको राइट डायग्नोसिस करने। क्योंकि जब हमारे ऑफिस में हमारी चीज पे आते हैं तो लोग इनको एंग्जाइटी रहता है, उनको टेंशन रहता है कि डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंसिव बोलते हैं। इनफैक्ट इसका उल्टा भी होता है, कई बार जो एक अनकॉमन है कि क्लिनिक में कई बार BP कम आ रहा होता है और घर पे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा रिलायबल होम मॉनिटरिंग का ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा रिलायबल मांगते हैं। फिर हम कभी भी जो भी ब्लड प्रेशर दवाई लिखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, कितना इंप्रूवमेंट है, क्या वो बंद पैट है, उसको भी डिसाइड करने की होम मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप एक चार्ट बना के रहो कि पहले तो एक रीडिंग या 2 रीडिंग पे हम हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं कि ठीक है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, लेकिन आपका परसिस्टेंट 2 से 3 रीडिंग अलग अलग ओकेजन पे आ रहा है तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलिए। तो अगर आप होम मॉनिटरिंग जो डेटा है अगर वो पर्सिस्टेंटली एलिवेटेड है तो हम उसको हाइपरटेंशन डायग्नोज करेंगे और फिर हम उसकी दवाई स्टार्ट करेंगे और फिर दवाई को टाइट्रेट करेंगे होम मॉनिटरिंग। तो आज के टाइम पे होम मॉनिटरिंग के जो डिजिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है।
थैंक यू डॉक्टर पांडे। मुझे पांडे मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, अगर हम हाइपरटेंशन को ट्रीट ना करें तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? तो जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि वो लोग लकी है जिनको सिम्टम्स हो जाता है, क्योंकि वो टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ सर में दर्द है या घबराहट हो रही है या सांस हो रही है, बेचैनी हो, और डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है, बीपी हाई होता है, पील कर देता है, ब्लड प्रेशर पर दूर कर देता है। तो उनको हाइपरटेंशन में जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली है लॉन्ग टर्म वो नहीं हो, लेकिन जो कुछ अनलकी हैं या कुछ इग्नोर करते हैं ब्लड प्रेशर में, लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर मैं देखूँ हर ऑर्गन से, तो अगर मैं ब्रेन देखूँ तो ब्रेन में भी क्रोनिक डैमेज वजह से मेमोरी का लॉस होता है, बॉडी में रिजिडिटी आती है, स्ट्रोक होने खतरा होता है। आई ने देखूँ मैं तो विजन लॉस होने का प्रॉब्लम होती है। हार्ट देखो तो हार्ट में हाइपरट्रॉफी होती है, स्ट्रोक वो मायोकार्डियल फ्रैक्चर या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं देखो कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में प्रॉब्लम आते हैं, हमारी जो ऑर्टा है, जो मेन आर्टरी है हमारे बॉडी की, एब्डोमिनल ऑर्टा डिसेंडिंग होता, वो हाई बीपी वजह से फटने के चांसेस रहते हैं, वो डायरेक्ट हो जाती है ग्रेजुअली और फिर वो फटने का रिस्क होता है। इसके अलावा किडनी पे प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज बहुत ही कॉमन है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम होती है और ये क्रोनिक इलनेस है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपना मॉनिटर करना चाहिए और दवाइयाँ खाते हैं। हाँ, के रुक के पाने लोग पाने में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी आपने हमें इतना सारा बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बीपी के मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल रह सकता है और वो बीपी को क्या प्रिवेंट कर सकता है? जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर वो मेरे पास हाइपरटेंशन के आते हैं, तो उनको कहता हूँ कि आपके पास एक मुश्किल इलाज है जो अच्छा है और एक सिंपल इलाज है जो उतना अच्छा नहीं। सिंपल इलाज क्या, दवाइयाँ खाओ, बीपी कंट्रोल करो, बहुत सिंपल है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि डिजीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए किसी को भी एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपको थ्रू आउट लाइफ में वो एक डिसिप्लिन से रखना पड़ता है। जैसे कि आपको नमक कम खाना है, थ्रू आउट ही आपको आप देख रहे कभी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ट्रांस सारा कुछ लेबल रहता है, तो आपको वो सोडियम का अमाउंट जो है कम करना है। यूजली अगर मैं सोडियम क्लोराइड बोलूँ तो 5 ग्राम से कम लेना चाहिए 24 घंटे। अगर मैं सोडियम बोलूँ तो अराउंड 2.5 ग्राम से कम लेना चाहिए। लेकिन अब ये कैसे करें, बोलना कोई डॉक्टर कर नहीं सकता, तो मैं इसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप खुद देखो कि आपके फैमिली कितने मेंबर्स की है, 5 मेंबर्स की है, और आपके महीने में कितना वो होता है कंजम्पशन सोडियम का। अगर 1 किलो का होता है तो फिर आप उसको पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको कम करना है सर। सो पर इंडिविजुअल 5 ग्राम से कम लेना चाहिए सोडियम क्लोराइड, और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज यूजली about 50 मिनट इन वीक, और डिस्क वॉकिंग जो कि काफ़ी है और वो रेगुलर करना चाहिए। इसके अलावा वेट कम करना चाहिए, अगर आपको वेट है तो कम करना चाहिए। कोशिश करें कि BMI के रेंज में रखें, और अच्छा है कि आप मेड ऑफ द BMI रखें जो कि रिकमेंडेड एंड नॉर्मल है। और आप अपना स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन है, योगा है, घूमने फिरने जाएं, टूरिज्म, अपने हॉबी को फॉलो करें। और जहाँ भी अगर आपको ऐसा लगता है जिस आपको काम कर रहा है वहाँ आपको अगर हैप्पीनेस नहीं है तो उसको अवॉइड करें। और इस तरह से आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है काफ़ी यूजफुल होता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अपने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में, स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या रोल होता है हाइपरटेंशन में? स्ट्रेस, अगर बात करें स्ट्रेस का पर्टिकुलरली क्या रोल है हाइपरटेंशन? कि स्ट्रेस जो है, क्रोनिक स्ट्रेस हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स इंक्रीज करके रखता है, जैसे कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन लेवल, ये नॉर्मल लेवल से थोड़े से ऊपर रहते हैं और ये कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड है। एक्यूट स्ट्रेस जैसे कि जो आप सामने आप देख रहे हो, आप कहीं गए, आपको कोई खतरा लगा, कोई डर लगा, आप भागने की कोशिश करते हो, फाइट एंड फ्लाइट ये रिस्पॉन्स जो होता है, तो उसमें हमारे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करते हैं, ये जंप कर जाते हैं। लेकिन अगर ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, ये ट्राजेडी इंक्रीज करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। वो भी हमारा ब्लड प्रेशर भी ट्राजेडी इंक्रीज होता है, नॉर्मल आता है। लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड है तो हमारे ब्लड प्रेशर भी कॉन्स्टेंटली एलिवेटेड है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पास्ट थॉट को, पास्ट लेवल ऑफ एंजाइटी को बार बार सोच रहे होते हैं, वही पुरानी इवेंट कुछ का जो अच्छा नहीं बीता उसको भी बार बार खाली टाइम के बीच को रिवाइज कर रहे हैं, रूमिनेट कर रहे हैं। तो उनने भी देखा गया है कॉन्स्टेंटली वो एलिवेट होता है। आप मन में अगर आप सोचते हो कोई भी एज अ पास्ट इंसिडेंट्स जो आपके लिए स्ट्रेसफुल था, अगर आपको मन में आता है तो भी आपका वही लेवल ऑफ कॉर्टिसोल और
नॉलेज बढ़ जाता है जो उस टाइम बढ़ा हो रहा था। सो आपकी रेंज और का पावरफुल है कि अगर मेमोरी की वजह से क्या बढ़ जाता है, तो आपको मेडिटेशन करना, आप कुछ टाइम तक आप फोकस करते हो जिससे आपका वेगल रिस्पॉन्स बढ़ता है। वेगल जो है हमारा वेगल पंप मतलब कि हमारा नॉलेज और कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो फुल डाउन हो जाती है, हमारा हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी कम रहता है। तो मेडिटेशन करने से, एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, हार्ट रेट इंप्रूव होता है। तो एक तरह से हमें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सर। बात करते हैं दवाइयों पे आते हैं, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बात किया। अब हम बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब तब बीपी के लिए दवाई लेना कब ज़रूरी हो जाता है? ये अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल रहता होगा। आई एम श्योर कि आपके इतने 15 साल की करियर जो स्पान हुआ है उसमें डॉक्टर लोगों ने आपसे कुछ होगा, पेशेंट्स से आपसे कुछ होगा। दवाई लेना कब से? ये मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो कई बार के पूछते हैं, इनफैक्ट वो दवाई 60 दिन दोहरा रहे हो, वो बोलते हैं कि हम दवाई शुरू करेंगे तो फिर हमें आप पड़ जाएगी दवाई की, फिर हमें दवाई खानी पड़ेगी पूरी उम्र, और फिर तो ये एक मिथ है कि वो दवाई से खा चाहते तो वो आदत पड़ जाएगी या फिर उसके बिना वो काम नहीं चलेगा, या फिर उसको दवाइयाँ बढ़ती जाए। लेकिन होता उल्टा है कि उनको ब्लड प्रेशर हाई है, इसलिए उनको दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। और जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड प्रेशर हो सकता हो कि आगे चल के तो एक दवाई इस पर डोल ना हो, दूसरी दो दवाई ऐड करनी पड़े, 3 दवाई ऐड करनी पड़े, या फिर डोज बढ़ाना पड़े। तो ये गलत है कि वो मैं सोचे कि दवाई की वजह से ब्लड प्रेशर। दूसरी बात की ब्लड प्रेशर क्या ठीक हो जाएगा? नहीं, ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एक क्रोनिक डिजीज है और इसका फ्लक्चुएशन भी होता है। जैसे कि विंटर सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विंटर्स में मोस्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग को विंटर में कहीं बार आता है कि ब्लड प्रेशर है, जब हमारे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एडमिशन बढ़ जाते हैं, फिर वो समर आते हैं कि डोज कम हो जाती है और हो सकता हम सो भी जाए। तो दवाई फर्स्ट रिस्पॉन्स नहीं है कि दवाई आपको सबसे पहले आपको करना चाहिए कि वो आप पहले समझो प्रॉब्लम क्या, हम पहले भूलो कि किस वजह से ब्लड प्रेशर आया। कार्डियक हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब कोई वजह है, किडनी की प्रॉब्लम है या हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई और उन्हीं स्मोकिंग या अल्कोहल या कोई ड्रग्स का सेवन करते हैं, टोबैको चीटिंग ये सब करते हैं क्या, उसकी वजह से है, ओबेसिटी है या नहीं है। तो पहले हमें पेशेंट को इवैल्यूएट करना, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हम उसके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ओबीज है तो हम सब वेट कम करते हैं, ओबेसिटी से अगर वेट कम करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर 5 से 10 पर सिस्टोलिक हो, 4 से 5 का डायस्टोलिक कम हो जाता है। मतलब एक दवाई की जो डोज है वही इतना कम करती है, एक दवाई कम हो जाती ना, दम करवाते हैं उसका, एक्सरसाइज करवाते हैं। तो अगर हम देने के जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो हम काफी हद तक उसको खाली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर 4 दवाई चलती है तब तो 2 दवाई पे आ सकते हैं, या अगर डोज ज्यादा है तो हाफ डोज कर सकते हैं। और इनफैक्ट जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर सपोज 550 के एज पे आना, तो हो सकता है कि आपको अच्छी लाइफस्टाइल से आपको 60 के एज पे आए या 70 के एज पे आए, तो आपको जो 10 ईयर्स आए वो ड्रग फ्री भी जाते हैं। और फिर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि आपको कोई बीमारी नहीं, वरना एक साइकोलॉजिकल है मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो एक साइकोलॉजिकल आप अपने को फिट नहीं समझते। तो लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर। तो हम बात करते हैं दवाइयों की बात पे। तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि दवाइयों को क्या पाइप सकते हैं, हाइपरटेंशन और ये कैसे का? यूजली 4 से 5 कैटेगरी जो बहुत कॉमन है, इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट एक दवाई के कैल्शियम चैनल ऑपर, एक डायबिटिक्स होते हैं, एक एसी इनहिबिटर होते हैं, और तो बीटा बापर होते हैं। ये कुछ सिंपल कैटेगरी है। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और जो टाइमिंग दी है उससे आप रेगुलरली ले, और कॉम्बिनेशन दिया हुआ कॉम्बिनेशन वाली ले, रेगुलरली ले आप। यूजली हाइपरटेंशन की दवाइयाँ काफ़ी सेफ होती हैं कुछ लोगों को, जैसे कि अलग अलग दवाइयों से अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ उसकी डायबिटिक्स, उससे थोड़ी वीकनेस आती है क्योंकि यूरिक आउटपुट ज़्यादा होता है, सोडियम कम होने के चांस होते हैं, कई बार पैरों में क्रैम्प ज़्यादा पड़ सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से पूरे पेडलिरी में पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा होती है, और बीटा ब्लॉकर से थोड़ी पल्स रेट कम हो जाती है और सांस की दिक्कत होती है। तो डॉक्टर से डिसाइड करते हैं इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी। यूजली हम प्रिफर करते हैं कि 2 दवाई का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि बीबी जो है बेटर कंट्रोल रहता है और कॉन्स्टेंटली ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल रहता है। थैंक यू सो मच सर। मेरे लास्ट क्वेश्चन जो आपसे लेना, आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आज आप लोगों को देना चाहिए इस सेशन के थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए क्योंकि हेल्थ सबसे कॉस्टली है। और अगर कोई भी एडवाइस चाहिए
हेल्थ रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, नाइन हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक किसी भी, तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले। गूगल पे या सर्च करके उसका आंसर कई बार वेब में मिल सकता है, या उसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो कॉमन पब्लिक नहीं कर पाती है, और वो वहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि है लोग कि मैं दवाइयाँ खाऊंगा तो मुझे पीपी हो जाएगा या कॉन्स्टेंट आदत पड़ जाएगी, या और अगर सारे क्या, अगर कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये 180 रहता है या 170 रहता है, तो ऐसा किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 170 160 नहीं हो सकता उनको दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो भी आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको दवाई खानी चाहिए, उसी नॉर्मल वे में रहना चाहिए। इससे आप लॉन्ग टर्म आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडे जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हाइपरटेंशन पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स की बात अच्छे से समझ आ गई है कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर माना जाता है। प्लीज़ हम इसे अब प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन से बच सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहे। हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, बीपी चेक करते रहिए और मिलिए आपका नेक्स्ट। हाँ जी।